नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी। और इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर का वक्त हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं और आज का ये लेटेस्ट एडिशन जो मैं इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं। मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूं, आप देख पा रहे होंगे मैं पटना में हूं। ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना के इस गांधी मैदान के गोलंबर से इस लाइव टेलीकास्ट को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और क्योंकि मैं पटना में हूं तो आप समझ ही गए होंगे हमारी लीड स्टोरी जो है आज की, वो बिहार का चुनाव ही होने वाली है। लेकिन इस चुनावों में एक एंगल आ गया है बिहार के युवाओं का, जेन जी के मन में क्या चल रहा है, ये हमारी आज की लीड स्टोरी होने वाली है। तो हमारा पहली स्टोरी के तौर पर जो आज आप खबरों की खबर में देख पाएंगे वो यही कि क्या बिहार के चुनावों की चाबी इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो मिलेनियल्स और जेन जी की आबादी है, जो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वोटर्स है, क्या वो तय करेंगे कि बिहार का नई सरकार कौन बनाएगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस जेन जी के मन में क्या चल रहा है। और जेन जी के चेहरे के तौर पर एक चेहरा जो आज निकल कर सामने आया वो जानी मानी सिंगर मैथिली ठाकुर का है, उस पर भी हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। और आज दूसरी कहानी लेकर जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ये वो दर्द भरी कहानी है जिसको लगातार एनडीटीवी इंडिया आपके सामने पेश कर रहा है। खबरों की खबर ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और वो मामला है बच्चों को मिलने वाली खांसी की दवा यानी कफ सिरप का मामला। लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हमारे प्रयास के बाद अब तमाम सरकारें इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रही हैं। पर सवाल ये कि आखिरकार माँ बाप को अपने बच्चों को खांसी जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बस आपके साथ शर्त वही है कि रात 11 बजे तक मेरे साथ बने रहिएगा। और तीसरी कहानी उन लोगों के लिए है जो दुपहिया पे चलते हैं, जो स्कूटर, स्कूटी और मोटरसाइकिल पे चलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कल से जब वो घर से बाहर निकलें तो ध्यान से सुने मेरी बात, बगैर हेलमेट लगाए ना निकलें। और जो इन लोगों के साथ पीछे बैठकर दुपहिया का मजा लेते हैं वो भी बगैर हेलमेट लगाए बिल्कुल ना निकले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और ये पूरे देश में लागू है। हेलमेट के बिना अब दुपहिए की सवारी असंभव कर दी गई है पूरे हिंदुस्तान में। कैसे, क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं पटना में हूं, गांधी मैदान के गोलंबर पे खड़ा हुआ हूं और शुरुआत करता हूं बिहार की खबरों के साथ ही। तो जेन जी जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आजकल खूब इस्तेमाल हो रहा है कि जेन जी के जो लोग हैं वो तो हंगामा करते हैं, जेन जी के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। क्या ये बात बिहार के युवाओं के बारे में कही जा सकती है? मुझे लगता है कि नहीं कही जा सकती। और इसकी वजह ये है कि बिहार का युवा जो लगातार प्रोटेस्ट करता रहा हो किन्हीं भी मुद्दों पर बीते कुछ महीनों में, कुछ सालों में, अब वो चुनाव की तैयारियों में लग गया है और चुनाव को लेकर अपने वोट को कास्ट करना चाहता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है। और कुछ लोग तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ऐसा ही एक चेहरा है और वो असली जेन जी का चेहरा है, क्योंकि उनकी वो उम्र मात्र 25 साल 26 साल के बीच है। और ये है जानी मानी भोजपुरी गायिका, जानी मानी गायिका, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मैथिली ठाकुर, जिनको हम कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। उन्होंने अपने पसंद की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को बता दी है। बीजेपी के जो आला नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। कल वो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी से मिली थी। आज उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कि वो चुनाव लड़कर बिहार की सेवा करना चाहती हैं। तो क्या ये जो जेन जी है वो बिहार का भविष्य तय करने के लिए सक्षम हो गया है? साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। ये मैथिली ठाकुर हैं। बिहार चुनाव के बीच इनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसकी वजह है बीजेपी के नेताओं से मुलाकात। मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। पहले इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, फिर मैथिली ठाकुर का बयान आ गया। फाइनल तो नहीं बताया, वो बोले कि 2 दिन बाद आपको बताया जाएगा।
लेकिन उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे दी और जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब विनोद तावड़े जी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट आया, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस मायने में मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, मुझे ये बड़ा मौका मिल रहा है, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। बीजेपी अगर मैथिली ठाकुर पर दांव लगा रही है तो इसके पीछे बेहद सोची समझी रणनीति है। मैथिली ठाकुर उस जेनजी पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसे इस बार बिहार में चुनावी हार जीत का डिसाइडिंग फैक्टर बताया जा रहा है। इस चुनावी अनुमान के पीछे है 243 विधानसभा सीट वाले बिहार में गहन सर्वेक्षण यानी शुद्धिकरण के बाद जारी नया वोटर लिस्ट, जो बता रहा है कि बिहार की हर विधानसभा सीट पर औसतन 5,765 ऐसे वोटर जुड़े हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में 56 सीटों पर हार जीत का फैसला इसी 5,765 वोट या उससे भी कम से हुआ था। सीधे सीधे कहें तो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर अगर किसी एक पार्टी को वोट दे दें तो 56 सीटों पर नतीजा पलट सकता है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 23% सीट पर हार जीत का फैसला इस बार जेन जी के हाथ में है। कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के साथ बड़ी हुई ये वो पीढ़ी है जो आंकड़े भी उछालती है और आंखों में आंखें डालकर सवाल भी पूछती है। वो सवाल पूछती है कि देश में अगर औसतन एक आदमी की सालाना आमदनी 1,89,000 रुपए है तो बिहार में लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 60,000 रुपए क्यों है। वो पूछती है कि देश में शहरीकरण की रफ्तार अगर 35.7% है तो बिहार में ये सिर्फ 12.4% क्यों है। वो ये भी जानना चाहती है कि देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बिहार में ये सिर्फ 49% क्यों है। वो ये जानना चाहती है कि बिहार में क्वालिटी जॉब क्यों नहीं है। जेनजी पूछता है कि मिडिल स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ने वालों का आंकड़ा देश में अगर 5.2% है तो बिहार में ये आंकड़ा 25.9% क्यों है। हम लोग हैं तो विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं सर। हम सरकार चुनते इसलिए हैं ताकि हम लोग का मतलब एक वैसा फादर फिगर हो या गार्जियन हो जो कि हम लोग का सारे समस्या को सुने। हम लोग लड़की है, हम लोगों को बहुत मुश्किल से यहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में अगर हम लोगों को वैकेंसी नहीं आएगा, हर साल वैकेंसी नहीं आएगा तो हम लोगों को वहाँ से घर पे बुला लिया जाएगा। लड़की है, बहुत प्रेशर है, बस हम लोगों के लिए सही हो जो भी हो। हमने चरवाहा विश्वविद्यालय कौन खोलाया था? एकदम उनका मकसद नहीं, इनका कहना है कि लालू यादव के समय से लालू यादव एनआईटी में आके भैंस बांध देते थे। ये तो किया हुआ लालू यादव का ही है। नहीं, बात तो लालू यादव के ही किया हुआ है ना। चरवाहा विद्यालय तो वही खोलना स्टार्ट कर दिया था। चरवाहा विद्यालय खोलने का मतलब ये नहीं था कि युवा बर्बाद हो जाएगा। उनका कहने का मतलब था मतलब था कि ग्रामीण जो बच्चा है जो दूर नहीं जा पाता है उनके लिए था। वैकेंसी दिए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का पूरा विकास दिख रहा है। आप देख लीजिए पटना घूम के 1 घंटा में। अगर आपको लगता डाउट है तो 1 घंटा पूरा पटना घूम लीजिए। जेन जी के चुभने वाले सवाल किसी पार्टी को पसंद आए ना आए, लेकिन उसकी वोट शक्ति पर सबकी नजर है। लिहाजा बिहार में जेन जी के सबसे चमकदार चेहरे मैथिली ठाकुर को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। एकाएक चर्चा शुरू हो गई। बेटी की चर्चा अभी तक गाने में होती थी, अब राजनीति में शुरू हो गई। जी जी जी, ये हो गई है जी, चल रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तक दर्शक तालियां बजाते थे, अब फॉलोअर्स तालियां बजाएंगे। जी 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 जी। आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? हम लोग तो अभी शो से निकले हैं, यहाँ पर शो था रात में। अब दिल्ली जाते हैं उसके बाद ही पता चलेगा क्या है। हमको भी पूरी बात पता नहीं है। अभी हम लोग पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो पार्टी ज्वाइन करना है, उसके बाद जो आदेश होगा वो करेंगे। तो अभी तक आपको कुछ तो हिंट मिले होंगे जब? नहीं, ऐसा कुछ हिंट नहीं है। ऐसा कोई हिंट नहीं। कोई हिंट नहीं। जब भाजपा के बड़े मंत्री आपकी बेटी के साथ संपर्क कर रहे थे, प्रधानमंत्री पुरस्कार दे रहे थे, उन्हें चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जब आपको ऐसा नहीं लगा कि अगला रास्ता जो है वो राजनीति का हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन अगर भगवान अगर कोई रास्ता बना रहे हैं तो नतमस्तक तो होना चाहिए वहाँ पर। बीजेपी अगर मैथिली ठाकुर को संगीत की दुनिया से सियासत के मैदान में लॉन्च करने के लिए तैयार है तो इसके पीछे उसकी मजबूत रणनीति है।
और जेनजी की यादों से उतरता जंगल राज का वो किस्सा भी है जिसे बीजेपी हर चुनाव में सुनाती रही है। बीजेपी को लग रहा है कि मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर वो जेनजी को भी लालू राज की याद दिला सकती है। पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियां थी अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था। मतलब कि जितने खेत थे सबको काटने लगे थे, वो कब्जा करने लगे थे और केस वेस सब शुरू हो गया था। तो हम लोग उस टाइम में नए नए जवान हुए थे, मतलब कि 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज़्यादा आ रहा था तो हम वहाँ से भाग गए थे। नहीं, हमारे मन में है जो बिहार से जो लोग पलायन कर गए हैं ना, उसका सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। उस पर थोड़ा काम हो, बिहार के लोग बिहार में आए, बिहार में काम करें। बीजेपी ने अभी मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल करने या टिकट देने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मैथिली ठाकुर पसंद की सीट को लेकर अपनी राय जाहिर कर चुकी हैं। मेरे पास तो इतना बड़ा ये मौका है कि मेरा नानी गांव दरभंगा है, मेरा दादी गांव मधुबनी है, तो कहीं से भी मुझे पार्टी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगी। मैथिली ठाकुर भले ही खुलकर कोई साफ जवाब न दे रही हो, लेकिन जेनजी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने मैथिली ठाकुर के लिए जो प्लान बनाया है उसे लेकर 2 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें मधुबनी जिले की बेनीपट्टी सीट या दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से मैदान में उतार सकती है। इन 2 सीटों का गणित बिहार के उस पूरे मिथिलांचल से जुड़ता है जिसमें विधानसभा की 60 सीट हैं। वैसे तो इस पूरे इलाके को एनडीए का गढ़ माना जाता है, लेकिन महागठबंधन को पछाड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू को साथ आना पड़ता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तब एनडीए को यहां सिर्फ 15 सीट मिली थी, जबकि 2020 में जब बीजेपी और जेडीयू साथ थी तब एनडीए ने 42 सीट जीत ली। लेकिन बीजेपी अब यहां अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इसकी रणनीति में मैथिली ठाकुर बिल्कुल फिट बैठती हैं। बीजेपी को लगता है कि मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने से मिथिलांचल के 18% ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। माता सीता के मायके मिथिलांचल से मैथिली ठाकुर को उतारकर बीजेपी महिला वोटर्स को भी मजबूत संदेश देना चाहती है। जिस मखाना क्षेत्र को मोदी सरकार ग्लोबल पहचान देने में जुटी है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा मिथिलांचल में ही है। इसके अलावा मिथिलांचल के ही सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर अभियान में जुटी बीजेपी यहां से धर्म और संस्कृति की रक्षा का संदेश भी देना चाहती है। मैं बिहार की सेवा करना चाहती हूँ, अपने लोकगीतों के माध्यम से करते आ रही थी और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। यूं तो मैथिली ठाकुर में वो तमाम खूबियां हैं जो चुनावी रणनीति के लिहाज से बीजेपी को सूट करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी उनका जेनजी पीढ़ी का होना है, जो इस बार बिहार में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग जो होता है उसमें अगर आप देखेंगे सारे सर्वेस के अक्रॉस में, तो एंटी इनकम्बेंसी उसमें ज्यादा दिख रही है इस बार, क्योंकि जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा है वो ज्यादातर युवाओं को इम्पैक्ट करता है। जो जेनजी है वो सब कुछ आज सोशल मीडिया पे कंज्यूम करता है, न्यूज सोशल मीडिया पे देखता है, खाना और अपने क्लोथ्स सोशल मीडिया से मंगाता है। तो अगर वोट वाइब के सर्वे की बात करें तो उसमें लगभग 35% गाँव जो है 18 से 24 साल के लोगों का यादव के साथ है, लगभग 30% एनडीए के साथ है, लगभग 15 से 20% जो है वो जनसुरा। और बीजेपी समझ चुकी है कि साल दर साल हार जीत के लगातार घटते अंतर के बीच जेनजी ही वो फैक्टर है जो किसी भी पार्टी की तकदीर बदल सकता है। बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया, जो कि चुनाव पड़ने 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोट पड़ने हैं। लेकिन इस बीच में अक्सर ये देखा गया है बिहार में जब जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो दिवाली और छठ का पर्व आसपास आता है। इस बार भी है। इस बार छठ 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच मनाई जानी है।
तो जो लोग बिहार के बाहर प्रवासी हैं, बिहार के निवासी हैं लेकिन बाहर काम करते हैं, वो जब लौटते थे छठ के लिए तो वो वोट डाल के जाते थे। अमूमन बिहार के चुनाव का शेड्यूल ऐसा आता था, पिछले कुछ चुनावों में देखा गया। लेकिन इस बार अजीब सा असमंजस हो गया है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, आपके सामने मैं ग्राफिक्स भी दिखा रहा हूँ कि चुनाव होगा 6 नवंबर और 11 नवंबर को। छठ की पूजा है 25 से 28 अक्टूबर के बीच। तो अगर किसी का चुनाव, कोई प्रवासी मान लीजिए बिहार के बाहर का व्यक्ति है जो बाहर कहीं काम करता है तमिलनाडु में या गुजरात में, और वो लौटता है अपने छठ के पर्व के लिए, तो उसको कम से कम 11 तारीख के चुनाव के में हिस्सा लेने के लिए सेकंड चरण में 18 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो क्या वो इतनी बड़ी छुट्टी अफोर्ड कर सकता है? इसी तरीके से अगर हम 6 तारीख की बात करें तो कम से कम 7-8 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो जो लोग चुनावों में यहाँ आते, छठ के लिए आते थे बिहार लौट के, वो चुनावों में वोट डाल के जाते थे। इस बार एक नया असमंजस खड़ा हो गया जिस तरह का शेड्यूल चुनाव आयोग ने घोषित किया है। अब क्या ये माना जाए कि इस बार जो लोग बाहर से आते थे छठ पर वोट डालने के लिए और वोट डाल के भी जाते थे, वो उनकी ज़रूरत मतदान में हिस्सा लेने की नहीं है, या वो छठ करके चले जाएं और दोबारा फिर आए पैसा खर्च करके 6 तारीख के लिए या 11 तारीख के लिए, जिस भी दिन उनका वोट है। तो ये एक नई समस्या खड़ी हो गई है जिस तरह का शेड्यूल चुनाव आयोग ने घोषित किया है। आइए इस पर ही हमारी विशेष कवरेज देखते हैं। यानी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इस महीने की 25 तारीख से शुरू हो रहे छठ के दौरान 27 और 28 तारीख तक पूरे बिहार में आपको ऐसा ही नजारा दिखेगा। इस बार एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव यानी लोकतंत्र का त्योहार। इन दोनों की तारीखों में फासला कुछ ऐसा है कि बिहार से बाहर रहने वाले समझ ही नहीं पा रहे कि वो करें तो क्या करें। इस बार छठ 25 से 28 अक्टूबर तक है और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 6 और 11 नवंबर को है। इसका मतलब ये है कि छठ और चुनाव दोनों में हिस्सा लेना हो तो कम से कम 13 दिन या 18 दिन की छुट्टी लेनी होगी। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई से इतनी लंबी छुट्टी आसान नहीं, इसलिए लोग यही तय करने में लगे हैं कि छठ पूजा मनाएं या वोट दें। छठ के बाद करीब 10 दिनों के बाद 6 तारीख को चुनाव है, तो क्या रुकेंगे तब तक या वापसी है? सर ऐसा है, बिहार में इतना न बेरोजगारी है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। अगर रोजगार होता तो हम बिहार में रुक कर ही काम करते हैं। अगर रुकेंगे तो देखेंगे चुनाव में क्या किसकी कैसा है। हमारे यहाँ 11 तारीख में है। 11 तारीख को दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में तो आप वोट दे के ही आएंगे? वोट दे के ही आएंगे। क्या लग रहा है वहाँ पे अभी मुद्दे, कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या अपडेट है आपको जानकारी? अभी जो है मतलब अनुमान नहीं लग पा रहा है, ठीक है ना। मतलब डेट फिक्स हुआ, इसके आगे मतलब क्या होता है देखा जाएगा फिर उसके बारे में। आप रुकेंगे छठ के बाद? वोट हम लोग करना है, वोट देने के बाद ही आएंगे। वोट देने के बाद ही वोट देने। तो जो ये कहा जा रहा था कि छठ के बाद तुरंत रखने से चुनाव को फायदा होता है क्योंकि 10 दिन बढ़ गया तो लोग वो तो पॉलिटिक्स अपना अपना है, चुनाव को फायदा हो ना हो, हम लोग को आम जनता है, हम लोग को वोट करना है। 10 दिन बाद कराए या 4 दिन बाद कराए, करना है। रोजगार के सिलसिले में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले भारतीयों की बात करें तो ये संख्या करीब 75 लाख के आसपास है। एक अनुमान के मुताबिक छठ के मौके पर हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग बिहार लौटते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि 20 लाख वोट नहीं पड़े तो नुकसान या फायदा किसे होगा। बहरहाल बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वो छठ के आसपास ही हुए हैं और अमूमन छठ और चुनावी तारीखों का अंतर लगभग इतना ही रहता है। 2020 में विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को हुए थे और छठ 18 से 21 नवंबर तक मनाया गया था। उस समय भी वोटिंग तारीख और छठ में 10 दिन से ज्यादा का अंतर था। तब वोटर टर्नआउट 0.6% की बढ़त के साथ 57.5% रहा था और एनडीए की जीत हुई थी। 2015 में भी विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे और ये 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चला था, जबकि छठ 15 से 18 नवंबर तक चला था। उस दौरान भी वोटिंग तारीख और छठ के बीच 10 से ज्यादा दिनों का अंतर था। उस बार वोटिंग परसेंट 4.2% से बढ़कर 56.9% हुआ था और महागठबंधन को जीत मिली थी। छठ पूजा और वोटिंग की तारीख में अगर अंतर 2-4 दिनों का होता तो जाहिर है ज्यादा लोग रुकते और वोट देकर ही लौटते, लेकिन इंतजार लंबा होने की वजह से ये आसान नहीं होगा। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये जानना भी जरूरी है। सेकेंड फेज का चुनाव है वो तो लगभग 2 हफ्ते बाद है,
बहुत सारे लोग जो पलायन करते हैं और वापस आएंगे फेस्टिवल के दौरान, उसमें से कई सारे लोग डेली वेज अर्नर होते हैं, डेली वेज लेबरर होते हैं। तो 15-15 दिन का डेली वेज का नुकसान करना के लिए उसमें से मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे के सारे लोग जो दिवाली और छठ मनाने आएंगे वो वापस चले जाएंगे। कुछ लोग लंबी छुट्टी के लिए भी आते हैं और वो दिवाली, छठ और वोटिंग करके जाएंगे। कुछ लोग जरूर वापस चले जाएंगे, जिससे टर्नआउट पे इम्पैक्ट। चाहे कॉरपोरेट में काम करने वाले कर्मचारी हों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, इतनी लंबी छुट्टी मिल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में यह जरूर है कि बिहार में लाखों की संख्या में लोग छठ मनाने तो आएंगे, लेकिन वोटिंग के लिए उनका रुक पाना उतना ही मुश्किल है। चाहे कॉरपोरेट वर्कर हों या फैक्ट्री वर्कर या फिर कोई और काम करने वाले हों, इतनी लंबी छुट्टी मिलना किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में सच यही है कि ज्यादातर प्रवासी या तो घर जाकर छठ मनाएंगे या सिर्फ वोटिंग के लिए बिहार जाएंगे। और आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बिहार से बाहर निकलते और बात करते हैं कि ऐसी समस्या की जो इस वक्त मध्य भारत को जिसने परेशान कर रखा है, धीरे धीरे कर कई राज्यों में फैलती जा रही है। और मैं बात कर रहा हूं उस जानलेवा कफ सिरप की, जिससे आजकल माँ बाप बहुत परेशान हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप भी बच्चों को जरा सा खांसी जुकाम हो रहा होगा तो परेशान हो जाते होंगे। आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप करें तो क्या करें, दवाएं खिलाएं या ना दवा खिलाएं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आप मुझे ऐसे अपना भरोसेमंद साथी नहीं कहते हैं। हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं डे 1 से, जब से ये खबर पहली बार हमारी नज़रों के सामने आई कि कफ सिरप कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, खासकर उनके लिए जो बहुत छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं। एडवाइजरी भी अब जारी की गई है, उसको रीइशू किया गया और कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं पिलाना चाहिए। और अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, अगर उनको खांसी जुकाम की शिकायत है, तो आप भी सचेत रहिए, उनको कफ सिरप देने से बचिए। और ये जो कफ सिरप है, जो जानलेवा कफ सिरप बन गया है, इसको तो कतई मत दीजिए। एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है एनडीटीवी इंडिया लगातार इस खबर को दिखाता रहे और दबाव बनाता रहे, और उसका असर भी दिखाई दिया। हमारे दबाव के बाद, तमाम मीडिया चैनल्स के दबाव के बाद अब ये कह सकते हैं कि सरकारों के कानों पे जू रेंगी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। अकेले मध्य प्रदेश में 17 बच्चों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में तो अब बाकायदा जिन लोगों ने ये दवाइयाँ लिखी उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, जज्बा दिखाना पड़ता है, जिसकी कोशिश एनडीटीवी लगातार करता है अपने दर्शकों के लिए, अपने उन श्रोताओं के लिए जो हमको लगातार अप्रिशिएट करते हैं। डेक्स्ट्रामेथासोन सिरप, कोल्ड ड्रिप सिरप, बच्चों के लिए खांसी की ऐसी जानलेवा दवाएं जिससे देश के 10 प्रदेश और केंद्र में हड़कंप मच गया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, केरल ने खांसी वाली मौत की दवा पर एक्शन लिया है। इन राज्यों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर करीब 12 से अधिक विभाग एक्टिव हैं, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल हेल्थ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसमें कोई भी कसर दोषियों को या जहां कहीं भी कमी हुई है, लापरवाही हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कोई भी संकोच नहीं करेगी। सर 2 कफ सिरप और है जो अमानक पाए गए हैं, गुजरात की कंपनी है, उसको लेकर उसको भी बैन कर दिया। मध्य प्रदेश से हमें 2 कंपनियों का नाम भी भेजा गया कि उनकी जो
प्रोडक्शन की जो ये 2 दवाएं हैं वो उसके हमने नॉट स्टैंडर्ड घोषित किया है, तो वो 2 कंपनियां हमारे गुजरात में थी और यहाँ से दवा बना के वो सप्लाई करती थी। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है और ऑन द काउंटर जितनी भी ये इस कंपनी की दवाएं जो अभी सेल हो रही है उसको रिकॉल करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 600 सवा 600 जितनी कंपनियां ये ओरल मेडिसिन बनाती है वो सभी के लिए भी वहां भी जांच करके उसकी दवा की गुणवत्ता उसका स्टैंडर्ड नक्की करने का भी काम चालू किया है। कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। खांसी की दवा से बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कई तरह की मांग की गई है। हमारी उसमें एक प्रेयर है कि जुडिशियल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि ये किसकी व्यापक तौर पर फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। साथ ही में जो एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जो भी एफआईआर इसमें होनी चाहिए उन सब की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाए। लेकिन इस सब के होते हुए भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में 7 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजे तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। शिवा, चंचलेश, विधि, हितेश, अदनान, उसैर, विकास, गर्वित ध्रुव, कबीर यादव, योजिता, श्रेय। 8 बच्चों का इलाज नागपुर के अस्पतालों में है। मेडिकल कॉलेज नागपुर में है 4 बच्चे, एक एम्स में हैं और 3 अलग अलग मेडिकल कॉलेज में। इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है डॉक्टर्स की टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम लगा दी गई है और ये जो है बच्चों के इलाज की सतत निगरानी रखेंगे, उनके अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे और जो भी उनकी नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति करवाएंगे। कथित आरोपी है सर, उसको भी एफआईआर दर्ज हो गई है संबंधित डॉक्टर के खिलाफ। एफआईआर कोर्ट में केस चला गया है और भी अभी जांच चल रही है और भी मेडिकल स्टोर्स पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। लगातार सतत रूप से जो सिरप है उसकी हम लोग अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जांच करा रहे हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जांच चालू हो गई। सर अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था लेकिन अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जी, क्या कारण है सर? और बायोप्सी भी करवा रहे हैं, किडनी की बायोप्सी भी। पर अब अभी तक पोस्टमार्टम की मांग ही उठ रही थी पर करा नहीं रहे। ये पुराने केस थे, उस समय कोई डिमांड नहीं थी। जी, लेकिन कुछ फैमिलीज का ये कहना है कि हम चाहते थे पोस्टमार्टम हो लेकिन करवाया नहीं गया। नहीं, ऐसा कोई था, ऐसी कोई डिमांड। एनडीटीवी इंडिया की टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रेयसन मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंच गई। फैक्ट्री एक घरनुमा ढांचे में चल रही थी। इसके बाहर बड़ी मात्रा में नीले रंग के ड्रम रखे हुए थे। यहाँ हुई जांच से पता चला कि फैक्ट्री नगद या डिजिटल पेमेंट करके स्थानीय बाजार से फैक्ट्री ग्रेड केमिकल खरीदती थी और उसका इस्तेमाल करके बच्चों के लिए कफ सिरप बनाती थी। मध्य प्रदेश में विवादों के घेरे में आई दवा यही बनाई जा रही थी। जैसे ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की खबर सामने आई तो तमिलनाडु सरकार ने फौरन फैक्ट्री पर ताला लगवाकर उसका स्टॉक रोक दिया। लेकिन छिंदवाड़ा में कत्लेआम मचा रही कोल्ड ड्रिप सिरप का राज महाराष्ट्र में हुई जांच से खुला। पेशेंट जो एमपी छिंदवाड़ा से आ रहे हैं वो पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जो एन्यूरिया के होंगे। फिर जो पेशेंट्स आ रहे थे उनके पेरेंट्स से भी बात की कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ अलग लिया है क्या, कुछ खाने में आएगा, उसकी हिस्ट्री ली गई। तो फिर उनके सभी के पेशेंट्स के बाद में 4 या 5 पेशेंट से उन्होंने बात की थी, उसके पास में कोल्ड ड्रिप सिरप उनके पास में मिला। साइमल्टेनियसली जीएमसी ने कुछ रीनल बायोप्सी के लिए पेशेंट भी भेजे थे क्योंकि वायरल पैनल जब उन्होंने किया था तो उसमें सब निगेटिव आया था। कॉज क्या है किसी को पता नहीं चल रहा था। तो रीनल बायोप्सी में पता चल रहा था कि वहाँ पे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ है। दैट इंडिकेट्स कि सम टॉक्सिन माइट बी अफेक्ट दिस किडनी। तो फिर वहाँ के एफडीए से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एनसीडीसी दिल्ली से भी हमको सूचना आई। उनके निर्देश से ही पूरा ये अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उन्होंने भी टीम भेजी थी, एनआईवी की टीम आई, एनसीडीसी दिल्ली से भी टीम आई थी, छिंदवाड़ा की उनकी भी एक टीम चल रही थी। ऐसे इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और बाद में हमने बताया कि उनके पास में जो पेशेंट्स के साथ में जो सैंपल्स मिले हैं उसका आप एफडी के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर लो। फिर इन्वेस्टिगेट होने के बाद में ऐसा पता चला कि वहाँ पर डाईइथिल ग्लाइकॉल का कंटेंट
कंटेंट जो है वो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिप सिरप सैंपल में ज़्यादा मिला गया है। नागपुर के जो पेशेंट, नागपुर या महाराष्ट्र के जो पेशेंट की डेथ हुई है, जो टोटल नंबर ऑफ 6 है, उसमें कहीं पे भी ये एंगल, जो कोल्ड ड्रिप वाला एंगल, कहीं पे भी हमको पाया गया अभी तक नहीं है। जितने भी सैंपल्स निकाले गए हैं, जो मुझे पता है, उनमें से कुछ में DEG EG पाया गया, कुछ में नहीं पाया गया। हालांकि एक में भी 0% होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट बहुत कम है, लेकिन हम परमिसिबल लिमिट की बात न करें तो अच्छा है। डाई इथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर पेंट्स इंडस्ट्री में, ये यूज होता है ब्रेक ऑयल में यूज करने के लिए, ये यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर, इस तरह के सॉल्वेंट्स में यूज होता है। और ये बड़ा ही टॉक्सिक है लिवर के लिए, जिगर के लिए, किडनी के लिए और नर्व्स के लिए भी और स्टमक के लिए भी। तो इसको अगर थोड़ी सी मात्रा भी चली जाती है तो वो हमें सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, जैसे पेट में दर्द, उल्टी। अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उल्टी, पेट में दर्द, उसके बाद में यूरिन का धीरे धीरे कम होना, उसके बाद में लिवर के एंजाइम्स बढ़ना, यूरिन के पैरामीटर्स का खराब होना और धीरे धीरे कंप्लीट रीनल फेलियर में बच्चा जा सकता है। DEG और EG केमिकल की मिलावट वाली दवा लिखने वाले डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी फार्मेसी को भी सील कर दिया गया है, जो उनकी पत्नी के नाम पर चलती है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सोनी पर एक्शन का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि डॉक्टर तो दवाई लिखता है, जबकि उसकी कमियों के लिए जिम्मेदार तो निर्माता और रेगुलेटर को ठहराना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण सोनी के अगेंस्ट में जो कृत्य किया गया है बहुत अमानवीय है और बहुत एकपक्षी है। अमानवीय इसलिए कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किसी भी डॉक्टर को आप बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी राइट्स सबूत या बिना किसी मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अरेस्ट करने के पहले इन प्रोसेस से पास आउट होना पड़ता है, जो नहीं हुआ। यहाँ सबको याद रखना चाहिए कि 2 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप नहीं देना है। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, 2 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप नहीं देना है। केवल डॉक्टर की उचित निगरानी में ही बच्चों का ऐसा इलाज करना है जहां उन्हें कफ सिरप या ऐसी कोई दवा देने की जरूरत महसूस हो। 5 साल से छोटे बच्चे को कई सॉल्ट के मिश्रण से बनी दवाइयां नहीं देनी चाहिए। और अब जो मैं ये खबर आपके लिए लेकर आया हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबके लिए बहुत काम की खबर है ये। कल सुबह अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो अपने घर से बाहर निकलने के पहले हेलमेट जरूर लगाइएगा। अगर आप किसी के साथ बैठकर भी दुपहिया पर जा रहे हैं, स्कूटर, स्कूटी या मोबाइल पे जा रहे हैं, तो भी अपने सर पर हेलमेट जरूर लगाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए यह कानून लागू कर दिया है कि पूरे देश में अब जो भी दुपहिया पर चलेगा, 2 व्हीलर पर चलेगा, उसको चलाने वाले को भी और बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना कंपलसरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से कड़े आदेश NHAI को दिए हैं और कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, लोगों की बेशकीमती जान को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको सख्ती से वो लागू करवाए। और ये सब कुछ कल से होने वाला है, इसीलिए ध्यान से हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। सड़क पर दुर्घटना के वीडियो देखकर आपका कलेजा कांप जाता होगा। इसकी बड़ी वजह है सड़क में होने वाली मौत। 35,203 पैदल चलने वाले, 77,543 टू व्हीलर्स चलाने वाले, 21,496 कार और LMV वाले, 10,066 ट्रक और लॉरी वाले, 3,956 केवल बस वाले, 24,630 अन्य यात्री, कुल 1,72,890 नागरिक सड़क दुर्घटना में मारे गए। यह आंकड़ा वर्ष 2023 का है।
सड़क पर आम आदमी को मौत से बचाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। उसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सहित सरकारी एजेंसी को आदेश दिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित अन्य विभाग 6 महीने के भीतर सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए नियम बनाएं, सड़क और फुटपाथ पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं, हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए, गलत लेन पर गाड़ी चलाना रोका जाए और कारों पर अनधिकृत हूटर बजाना बंद किया जाए। सार्वजनिक स्थान और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों की गतिविधियों और पहुंच को रेगुलेट किया जाए। राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए मानक तैयार करें। 6 महीने के भीतर नियम बनाएं और अधिसूचित करें। तो पटना के गांधी मैदान के गोलंबर से आप ये हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं। आज खबरों की खबर की वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटता हूं, कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। बहुत बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बस पर ऊपर से मलबा आकर गिर गया। बहुत बड़ा मलबे का आकार आके गिरा, जिस वजह से बस में सवार 18 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा हादसा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर आ रही है। अब वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस वक्त